हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय सेन आप सभी का स्वागत करता हूं तरुण डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं मैथ के बेहतरीन जो एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, वही क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रीवियस ईयर के होंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल न्यू होंगे, फ्रेश एकदम। ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले लगभग मैं आपको 1200 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, और ये 1200 क्वेश्चंस जो होंगे वो बेस्ट ऑफ बेस्ट होंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे ये बुक्स हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी ज़्यादा टाइम बचा है नहीं। अगर आपने अभी तक बुक्स बाय नहीं की हैं जो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन दिलाएं, तो ये उनमें बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक्स हैं। अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है इनको, तो इनको आप बाय कर सकते हैं। तरुण डिफेंस एकेडमी की जो ऑफिशियल ऐप है उसमें भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको जो है ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है, बुक्स का भी दिया हुआ है, तो वहाँ से क्लिक करके आप इनको बाय कर पाएंगे। ठीक है, इसमें जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पेपर होंगे, इसमें प्रीवियस ईयर के भी होंगे और न्यू भी होंगे। जीडी के लिए बुक्स हैं और ये बुक्स हैं। ठीक है, साइंस के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बुक्स हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो बच्चों को लगता है कि 150 रुपये के आसपास इनकी प्राइस होंगे और 150 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो ई बुक भी बाय कर सकते हैं ऐप में जा करके। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको बुक बाय करनी चाहिए, ज़्यादा महंगी है भी नहीं है। ठीक है, और बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप इनको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सो दोस्तों, अब हम देखेंगे क्वेश्चंस डायरेक्ट, और ये क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़े से आपको थोड़े अच्छे लगेंगे और आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है जब तक मैं सॉल्यूशन ना बताऊं। इतने आपको जो है खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने। पहले मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। 365 पृष्ठों वाली पुस्तक के पृष्ठों की संख्या दर्शाने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। मतलब कोई बुक है जिनमें 365 पेज हैं। ठीक है, तो 365 जो पृष्ठ हैं उनको लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये पूछा है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझना ध्यान से। देखिए, अगर आप 1 से 9 तक, अगर 1 से 9 तक देखते हैं तो एक एक अंक की संख्याएं हैं सभी, है ना। एक एक अंक की कितनी संख्या है, 9, है ना। तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे यहाँ तक, 1 से 9 तक 9 हो जाएंगे, है ना। देखिए दोस्तों, 1 से 9 तक एक एक अंक ही तो होता है कि नहीं, और 9 है वो, तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 9 ही तो अंक हो जाएंगे। अभी बचे बचे जो 10 से शुरू करते हैं, अगर हम 10 से 99 तक तो देखेंगे अगर आप, तो दो दो अंक हैं, और ये टोटल अंक संख्या कितनी है, 90। ठीक है, और अंक कितने हैं, दो दो हैं, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 180, क्योंकि 90 संख्या है और दो दो अंक के हैं। ठीक है, तो 180 हो जाएंगे। बाकी बाकी जो बचे हुए कितने हैं, यहाँ पे देखो 365 में से आप 99 घटा सकते हैं। ठीक है, अगर 99 घटा दोगे तो 6, और यहाँ बचेगा कितना, 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, तो 266 बचेगा भी, राइट। और ये 266 जो अंक हैं, जो 100 से जो शुरू है 365 तक, ये कितने अंक हैं टोटल, कितनी संख्याएं हैं, 266 संख्याएं, और कितने कितने अंकों की हैं, 3 3 अंकों की है। देखिए 100 जो होता है तो 3 अंक का ही तो होता है, इसके बाद जो 999 तक होती हैं संख्याएं, वो 3 3 अंक की ही होती हैं, है ना। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप बस, 6 3 18, 6 3 18 1 19, 3 2 6 1 7। ठीक है, तो 9 ये है 1 से 9 तक, ये है 10 से 99 तक, दो दो संख्याओं का, ये है 3 3 संख्याएं, 3 3 अंकों की 365 तक, तो इनको ऐड कर लीजिए बस आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 8 1 9, 987 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो टोटल जो है एक पेज से 365 तक कितने अंकों की इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, 987 अंकों का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है और अच्छा सवाल है, इसको करिए ज़रा, इतने मैं आपके लिए बताता हूँ।
सो पहले मैं इनको लिख देता हूँ क्या क्या चीज़। जैसे 4 है यहाँ पर, इसकी पावर कितनी है, ये है 5 बार, इनटू में 5 है, ये भी 5 बार है 2, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, और मैं पूछा क्या है, कुल अंकों की संख्या क्या होगी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो अगर 2 4 है जो, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये पावर तो ऐसी रहेगी, ठीक है, मल्टीप्लाई पावर, ये तो इतनी रहेगी पावर भी, ठीक है। तो 2 की पावर 2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए m की पावर अगर p होती है और इसकी पावर ये होती है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, m p इंटू क्यू, तो ये लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 100, ये जो भी है, तो ये हो जाएगा 2 2 2 2 2 इंटू 5, इसकी पावर 2 2 2 2, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है आपसे, कुल अंकों की संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, जब पावर बराबर हो जाती है ना इनकी, इन दोनों की जो पावर बराबर हो जाती है, पावर बराबर ही तो हो गया, तो जो आपका आंसर होगा ना, पहले तो पावर को लिख लीजिए आप, 5 यानी 2, इसमें प्लस आपको 1 जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 2 2, तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पे एंड में, ठीक है। सिर्फ आपको 1 जोड़ना होता है इसमें, तो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा डी। तो कुल अंकों की संख्या हो जाएगी इतनी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। इन सभी के ऊपर जो है यहाँ पे बार है, ठीक है, इन सभी के ऊपर 2 2 के पीछे बार है, तो इनको कैसे करेंगे सॉल्व, बताइए। ऑप्शंस में भी यही है ऑप्शंस में भी, कैसे करेंगे बताइए ज़रा इसको। कल भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया था, तो कैसे करते हैं इन टाइप के क्वेश्चंस को, देखिए 0.37 जो है इसके ऊपर बार है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 37, जो जितने के ऊपर बार है उतने बटे में जो है 9 कर लीजिए। सिमिलरली जैसे 8.56 है, इसके ऊपर बार है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 प्लस 56 है, जो जितने के ऊपर बार है उतने पर 9 लगा लीजिए, उतनी बार। सिमिलरली जैसे 1.23 है, इनके ऊपर बार है, तो इनको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 23, जितने पर बार है उतने बार 9 लगाइए यहाँ पे। अब आपको लेकिन इनको सिंप्लीफाई करना है, ऐड करना है सभी को, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है और ये है 8, तो ये टोटल 9 हो जाएगा, ठीक है। और इनको अगर ऐड करेंगे बाकी का जो है, इसको और इसको, तो प्लस में करना पड़ेगा आपको, बटे में तो 99 आ ही जाएगा, और ऊपर वाला है इनको ऐड कर लीजिए बस, 7 और 6 13, 13 और 6 16, और ये है 5 और 3 8 हो जाएंगे, 8 और 2 10 और 1 16, 7 और 3 10 और 11 हो जाएंगे ना, हंसी लगेगी, अच्छा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया है अब आपके पास इनको ऐड करने के बाद, लेकिन 116 को जो है 99 से भाग भी दे सकते हैं हम, तो जो आपके पास आएगा वो आएगा 1 प्लस 17 99, यही तो आएगा ना। जब 99 को, जब 116 को भाग देंगे 99 से, तो ये आएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये क्या है 17 बटे 99, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 10.17 बार, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, तो देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, 12 संख्याओं का जो औसत है वो 48 है, यदि प्रत्येक संख्या में 11 ऐड कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए जो 12 संख्या है उनका जो औसत दिया हुआ है यहाँ पे, वो कितना दिया है 48, तो इनका सम जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। अभी कह रहा है प्रत्येक संख्या में अगर 11 जोड़ दिया जाए, तो मतलब जो 11 जोड़ रहा है ना वो 12 संख्याओं में जोड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका इससे, लेकिन इनका एवरेज पूछा है, नया एवरेज क्या होगा, तो टोटल तो 12 संख्या ही होंगी ना, तो 12 से इसको भाग देना पड़ेगा बस। तो इसको करते हैं सोल्व, 12 96 9 12 चौक 48 और 9 57 प्लस 11 दूनी 22, 11 कम 11 और 1 13, और ये हो जाएगा 12 बट्टे में, इनको ऐड करो, हो जाएगा 8, हो जाएगा 0, हो जाएगा 6 7, और 12 से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा आपके पास 12
12 पंजे 60, बचेगा कितना 10, 12 छिके 108, 12 में 108, ठीक है 59 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट है। या फिर आप इसको जो है ऐसे भी कर सकते हैं, मैं समझा देता हूँ, दूसरा ट्रिक बता देता हूँ इसकी। देखिए जो 12 संख्याएं हैं उनका जो है औसत जो एवरेज है वो कितना है 48। अगर प्रत्येक संख्या में, क्योंकि 12 संख्या हैं उनमें एक जोड़ोगे सभी में, तो टोटल जो है 12 पर ही तो ऐड करोगे, तो एवरेज में जो है 11 ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 9 और हो जाएगा 5। तो ऑप्शन यहाँ पे फिर भी डी ही करेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये है 5th। 20 से 80 तक 6 से गुणज सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? 20 से 80 तक 6 से गुणज सभी संख्याओं का एवरेज औसत क्या होगा? तो 20 से 6 से गुणज जो है, पहली संख्या कौन सी होगी 20 से 80 के बीच? पहली होगी 24, फिर होगी 30, ऐसे चलता जाएगा। तो लास्ट जो संख्या होगी वो होगी 78 होगी, ठीक है। लेकिन इनका निकालना है आपको एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? जो दोनों संख्या हैं इनको ऐड कर लो पहले, 12 हो जाएगा, 8 और 4 12, 7 और 2 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 से भाग दे देना है इसको, तो 51 जो यहाँ पे एवरेज हो जाएगा इनका। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। अदरवाइज इसे आप सिंप्लीफाई और भी करेंगे, जैसे SN वाला फॉर्मूला लगा के और AN वाला फॉर्मूला लगा के करोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, तो 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है GD के एग्ज़ाम में, क्लर्क के एग्ज़ाम में, ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम में, सभी में जो है ये बार बार यूज़ होता है, आता है। तो इस क्वेश्चन को करिए ज़रा, देखिए क्या कह रहा है। 2 ट्रेन है, ठीक है, उनकी स्पीड जो है, उनका रेशो दिया है 5:7, ठीक है। जो पहली ट्रेन है, पहली ट्रेन 300 किलोमीटर की गति जो है, 300 किलोमीटर की जो दूरी है वो 3 घंटे में तय करती है, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या होगी? तो पहली जो ट्रेन है उस 300 किलोमीटर की दूरी जो है 3 घंटे में तय करती है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी पहली ट्रेन की? 100, ठीक है। मतलब जो 5 यूनिट है ना, इसकी वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 100, और आपसे 7 की यूनिट की वैल्यू पूछे क्या होगी, तो ये कितना गुना है? यह है 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना यानी 140 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। दूसरी जो ट्रेन है इसकी स्पीड हो जाएगी 140 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है आपका, और नेवी में ये सभी में यूज होता आता है, ठीक है, एयरफोर्स में भी सभी में आता है ये क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर देखना। क्या कह रहा है? स्थिर जल में नाव की चाल 300 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो बोट की स्पीड दी हुई है वो दी हुई है 300 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। यदि यह नाव की धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 30 मिनट में तय करती है, मतलब नाव के अनुकूल, यहाँ पे वाटर की जो स्पीड नहीं दी हुई है, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं, अभी फिलहाल हमें पता नहीं है। तो धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम कह रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में जो है धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने समय में करता है? 1 घंटे 30 मिनट। 1 घंटे 30 मिनट को लिख सकते हैं हम 3/2, 3/2 को ऊपर लिख लेंगे हम, ठीक है। तो 3 से इसे काट लो, हो जाएगा 20, यानी 40 हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी वाटर और बोट की। वाटर प्लस बोट की तो होती है जो स्पीड है ये किलोमीटर प्रति घंटे, तो टोटल जो है यहाँ पे B प्लस W जो आया, मतलब बोट और वाटर की जो स्पीड आई यहाँ पे टोटल वो आई है 40, और बोट की दी हुई यहाँ पे 30, ठीक है। तो वाटर की कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो अब आपके पास जो है वाटर की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों है, तो आगे कह रहा है धारा के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो धारा के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी यानी अपस्ट्रीम में जाने की ओर,
तो इन दोनों को डिफरेंस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 20, 20 से इसे भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 घंटे। तो 3 घंटे लगेंगे यहाँ पर। ऑप्शन यहाँ पे जो ए है ये करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार बैक करके देख लिया करें, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर। पांच घन जिनके प्रत्येक का फलक 3 सेंटीमीटर है, फलकों के अनुरूप जोड़े जाते हैं, वर्ग सेंटीमीटर में परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, कोई यहाँ पे घन है, ठीक है, इस तरह से 3D आकार होता है लेकिन घन का, तो क्या कर रहा है, एक फलक से जो है उनको ऐड किया जा रहा है इस तरह से। कितनी बार? 5 बार कर रहा है। तो ये 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो घन है इसकी प्रत्येक जो भुजा है ये 3 है, ठीक है। घन की जो प्रत्येक भुजा होती है वो बराबर होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी 3 हो जाएगी, 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 तो ये घनाभ बन जा रहा है ना। तो जो L हो जाएगा वो हम 3 मान लेंगे यहाँ पे। B हो जाएगा वो 3 पंजे 15 हो जाएगा, क्योंकि 5 बार हो गया ना 3। और जो H हो जाएगा घनाभ वो हो जाएगा 3। लेकिन आपको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का? ये होता है आपका 2LB BH प्लस HL। यही यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 2L इंटू बी, यानी 3 की मल्टीप्लाई 15 से करोगे तो 45 हो जाएगा, प्लस BH यानी ये भी 45 ही हो जाएगा, प्लस HL ये हो जाएगा 3 3 9। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 90 और ये 99। 99 दूनी 198 होता है। तो ये इतना जो है आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है ये रेलवे के एग्ज़ाम में, हरियाणा ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, और बहुत सारे अदर एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। एयरफोर्स के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, तो मैंने ये ले लिया। क्वेश्चन नंबर 9 थे ये। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में ढाला जाता है, ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं बताइए। तो डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसकी, नंबर्स निकालने ना कितने बनेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? जो बड़ा गोला है जो, उसका क्यूब कर दो, क्योंकि जो गोले का जो आयतन होता है ना वो 3D होता है, और वैसे भी पाई पाई कट ही जाता है, तो ये पावर 3 बन जाती है। सिमिलरली जो छोटा वाला गोला है 2 है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3। ये भी 3 करना पड़ेगा। तो 6 की पावर 3 क्या होता है? 216। 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। तो ये क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, ठीक है, और 8 7 56, तो 27 इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 गोले बनेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, और अगर आपको बेसिक से समझना है तो मैंने जो पिछला पेपर करवाया था उसमें मैंने इसका सॉल्यूशन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 था यहाँ पर 10वां। अनु किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है, फिर भी 25% का लाभ होता है। यदि उसे बेचने पर 44.80 रुपये का लाभ होता है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? करो जरा। अनु किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देती है और फिर भी 25% का लाभ होता है। यदि उसे बेचने पर 44.80 रुपये का लाभ होता है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, लाभ जो हो रहा है यहाँ पे कितने रुपए का हो रहा है? 44.80, है ना। और क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% की जो वैल्यू है ना यहाँ पे एक्चुअल में वो कितनी है? 44.80 रुपये। ठीक है,
लेकिन आपसे पूछा है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? 100 गुना, मतलब 100% होता है अपने आप में, 100%। ठीक है, तो ये कितना गुना है? यहाँ पे 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना आपका आंसर होगा। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हो जाएगा 0, 4 अट्ठे 32, 2 ऐसे लगेगी 3, 4 चौक 16 और 3 19, 9 आएगा, ऐसे लगेगी 1 और 4 चौक 16 और 1 17। तो 179.20 रुपये जो है यहाँ पे क्रय मूल्य होगा आपका। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, अगर बेसिक से करेंगे तो एक पेज का क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा इसका, मैंने इसलिए छोटा सा सॉल्यूशन बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है। अभी ने 2 वस्तुओं को कुल 624 रुपये में बेचा है, खरीदा है, सॉरी है ना, 624 रुपये में खरीदा। जो वस्तु 1 है और वस्तु जो 2 है, इनको टोटल कितने में खरीदा है? 624 रुपये में खरीदा है। उसने एक वस्तु को 14% हानि पर, दूसरी वस्तु को 14% लाभ पर बेचा है, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। अच्छा, पहली वस्तु को अगर वो 14% हानि पर बेचेगा तो ये हो जाएगा 86%, और दूसरी वस्तु को बेचेगा कितने में? 14% लाभ पर, तो ये हो जाएगा 114%। ठीक है, और इनका जो है विक्रय मूल्य बराबर है, इसलिए हमने जो है बराबर कर लिया इनको। तो क्रय मूल्य का अंतर पूछा है, तो काटा पीटी कर लो इसमें। ये हो जाएगा 2 से 4, ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 57। तो ए और सेकंड ये हो जाएगा 57/43, राइट। और ये क्या आया आपके पास? ये आए हैं सीपी, मतलब ये रेशो में आए हैं सीपी दोनों के। ठीक है, ये पहली वाली का सीपी है, ये दूसरी का। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100, है ना। लेकिन टोटल जो है 624 रुपये में खरीदी है ना, लेकिन इनका अंतर पूछा है, तो दोनों का अंतर जो है कितना हो जाएगा? ये होगा 14 का। तो 14 यूनिट पूछी यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 624/100 इंटू में 14। इनको सिंप्लीफाई करो, 14 चौका 56, हंसी लगी 5, 14 28 और 5 33 और 3 14 चौका 84, 84 और 3 87। लेकिन बटे में 100 भी है, तो 2 के बाद यहाँ पे 0 लगेगी, 87.36 यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन ये बी है यहाँ पे करेक्ट होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये प्रीमियम क्वेश्चन हैं सभी, और एक से एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। 2 छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, मतलब ए को जो है बी से 8 अधिक अंक मिले, मतलब ये इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना है? 8 अंक का। ए को मिले अंक उनके अंकों के जोड़ का 55% है, मतलब जो ए को अंक मिले हैं ना, वो क्या है? जो दोनों को अंक मिले हैं टोटल, इनका 55% है। 55% को कैसे लिख सकते हैं हम? बट्टे में ये, है ना। तो कह रहा है ए और बी को प्राप्त अंक ज्ञात करने, ए और बी के अंक जो मिले उनको वो कितने हैं ये पूछा है। तो इनको सॉल्व कर लो, 5 से 11 पर जाएगा, 5 से 20 पर जाएगा, तो 20 तो यहाँ पर हो जाएगा, तो 20 से हो जाएगा ये 11 ए हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 11 बी हो जाएगा। तो ए इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9 ए और 11 बी। तो ए और बी जो हो जाएंगे, इनका रेशो हो जाएगा 11/9 का, और इनका जो डिफरेंस है दोनों का कितना है? 2 का डिफरेंस है। लेकिन ये 2 है जो, वो कितना है दोनों का डिफरेंस? वो है 8 अंक। ऊपर देखो क्वेश्चन में, पहली वाली इक्वेशन में देखो, है ना। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। लेकिन पूछा क्या है? दोनों का वैल्यूज़ पूछी हैं, तो पहली 11 यूनिट और 9 यूनिट कितना हो जाएगा? दोनों की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 चौक 44 हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट 2.4 को प्रतिशत में चेंज करना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 240%। ठीक है, यदि ए की आय बी की आय से 24% कम है, जो ए है, और बी है, जो ए की आय है वो 24% कम है, मतलब ये बी है 100 है, तो ये हो जाएगा कितना 76। तो कह रहा है आगे, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने अधिक है, तो 24 अधिक है, कितने से 76 से। परसेंटेज में निकालने के लिए ऐसे ऐसे कर लो, तो इसे करो और 4 से काटो, 4 छिंग और 4 एकम 4, 4 नम 36, तो ये हो जाएगा 600/19। इसे सॉल्व करो, 19 × 57 और बचेंगे 3, 19 से कम 19, तो इतना ही देख के जो है हमको पता चल गया कि 31 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, यहाँ पे आगे करने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर कहता है इसमें माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो पहले तो इनको अरेंज करना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 11 और फिर 13। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, बीच की जो बीचों बीच संख्या होती है वो 4 इधर से उड़ा दो, 4 इधर से उड़ा दो, तो बीच वाली संख्या कौन सी है, 7। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। 16008 का जातीय मान यानी फेस वैल्यू निकालनी है, तो फेस वैल्यू वही वैल्यू होती है जो उसकी होता है। 16008 का जातीय मान क्या होगा, 16008 में 6 का जातीय मान क्या होगा, ये ऐसे होगा इस क्वेश्चन में, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो 6 का जो जातीय मान होगा वो 6 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। संख्या ये है एक 45,789 किस एक अंक वाली संख्या से विभाज्य है, तो ये तो अगर 3 से विभाज्य होगी तो इसके 3 जो सम है जो इनका वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो 9 हो जाएगा और ये 9 कट जाएगा, और ये 9 से 3 से तो डिविजिबल है ये। ठीक है, और अगर 9 से चेक करते हैं हम, तो 9 से 9 कट जाएगा, ये भी 9 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये नहीं होगा, 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 9 से डिविजिबल नहीं है ये। इन दोनों को देख लेते हैं, 7 से देख लेते हैं, 7 से है क्या ये, तो कैसे 7 से डिविजिबल का कैसे चेक करते हैं, जो 789 है लास्ट वाला, इसको 45 घटा दो, अगली 2 संख्या है इसको घटा दो, तो 4, ये 4, ये 7 हो जाएगा। क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं, तो केवल 3 से डिविजिबल है, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। 3375 का घनमूल क्या होगा, 3375 होता है घनमूल किसका, मैं आपको बता दूँ निकालते कैसे। जैसे 3375 इसका घनमूल क्या होगा, तो जो लास्ट की संख्या है ये किसका घन होती है, ये 5 का होती है, तो लास्ट की जो 3 संख्या है इनको उड़ा दो, और जो 3 है ये किसके आसपास का घन है, तो ये 1 के आसपास का घन है, तो 15 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 है। यदि संख्या ये है जो 8 से पूर्ण विभाजित है, x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो सबसे छोटा पूर्णांक पहले सबसे ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं ना, तो 1 0 0 5 और यहाँ पे 0 रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो 8 से डिविजिबल है, चेक करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट की जो 3 संख्याएं होती हैं वो डिविजिबल होनी चाहिए 8 से, तो कैसे करेंगे, 8 6 48 फिर बचेंगे 2, 8 से 24, मतलब 8 से डिविजिबल है ये। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, 0 ही इसका x का जगह आएगा। ठीक है, और 8 से डिविजिबल हो जाएगा, फिर ये छोटे से छोटा लेना है तो छोटे से छोटा लिया इसलिए हमने। ठीक है, और भी ऑप्शन हो सकते हैं इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट 0 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, सबसे छोटा जो होता है वो 0 ही होता है। नेक्स्ट है, यदि a एक प्राकृतिक संख्या है तो 7a² + 7a हमेशा किससे विभाजित होगा। अगर a जो है प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होकर चलती रहती है आगे तक, वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो आप एक काम करो, a की जगह जो है
1 रख दो यहाँ पे, थोड़ा सिंप्लीफाई करने में ईजी रहेगा। तो 1 आ जाएगा प्लस 7 1 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 14। तो ये 7 से डिविजिबल है, 14 से भी डिविजिबल है, लेकिन 21 से नहीं होगा। तो 7 और 14 से है डिविजिबल, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 7 और 14 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल जो है ये 20 क्वेश्चंस लिए थे मैंने आज, ओके। तो कितने क्वेश्चंस आपको सही लगे और अच्छे लगे और वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। और ये कुछ दोबारा से बता देता हूँ मैं आपको, ये बुक्स हैं, इनको आप ज़रूर बाय कर लेना एग्ज़ाम से पहले, और प्रैक्टिस सेट तो ज़रूर बाय करने हैं आपको। और जी के जीएस की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 3000 प्लस इसमें क्वेश्चन हैं, है ना, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपसे, इनको ज़रूर ले लेना। और डायरेक्ट जो बार बार रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन है इसमें। ये बुक है प्रैक्टिस सेट की, और ये जीडी के लिए है, फुल बुक है, सभी सिलेबस है इसमें, पूरा सिलेबस है इसमें। ये अगर पूरी किट लोगे तो ये फ्री बुक आपको फ्री मिलेगी, ठीक है। और ये जीएस की बुक है, किसके लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इनको बाय कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में इनका। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी डाउट है वो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। ओके, बाय।